मित्रों, नमस्कार। आज हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को फिर एक बार संबोधित किया और बिल्कुल उसी समय, रात के 8 बजे, वो डरावना समय जिसकी घोषणा से भारत के आम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नोटबंदी की घोषणा का समय, लॉकडाउन की घोषणा का समय, जब बार बार हमारे जनता के जीवन को स्तब्ध, रुद्ध कर दिया जाता रहा। बहरहाल आज मोदी ने थोड़ा सा हटकर बिल्कुल उतने नग्न रूप में कोई हमला करने के बजाय दूसरा रास्ता चुना। उनके भाषण का प्रारंभ यदि आप देखें तो शुरू के कुछ मिनटों तक तो हमें लगा कि यह व्यक्ति अपने अंदर कुछ फंसे हुए भारी भरकम शब्दों में इस प्रकार उलझ गया है कि उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार की शब्दावली में इनका सोच रुका हुआ है, वे अभी भी इनके लिए एक बड़ी बाधा के रूप में इस भाषण में दिखाई दे रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब उन्होंने कोरोना की चर्चा शुरू की, तब जैसे वे अप्रस्तुत से प्रस्तुत की ओर लौट आए। जो पहले अमूर्त किस्म की गुजरात के जो कथावाचकों की परंपरा में जिस प्रकार की भाषा में प्रवचन दे रहे थे, उसकी जगह उन्हें वास्तविकता में लौटना था, लौटे। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कोरोना से सफलता के लिए अब किसी प्रकार का गौरव बोध नाम की कोई चीज किसी के पास नहीं है। इस वायरस से मनुष्यों को मुकाबले में अभी तक कोई ऐसी सफलता नहीं हासिल हुई है जिससे वे अपनी पीठ थपथपा सके, जैसा कि पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री किया करते थे। लेकिन जिस बात पर उन्होंने बल दिया वो था कि कोरोना है, था, रहेगा और अब हमें इसके साथ ही निभा करके चलना पड़ेगा। और इसके साथ चलने की ये जो मजबूरी है, इसी की ओट में उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को जिस प्रकार खुद उन्होंने ठप किया, उसे फिर से चालू करने पर कुछ रोशनी डालने शुरू की। वे इस बात को समझ रहे थे कि जो नुकसान पहुंच गया है उससे अब दूर करना उतना आसान नहीं होगा। सारी दुनिया में तमाम सरकारों ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था और तमाम आर्थिक नियमों को ताक पर रखते हुए उन्होंने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आम लोगों को राहत देने के नाना प्रकार के पैकेज की घोषणा शुरू कर दी थी।
हमारे प्रधानमंत्री को इस प्रकार के पैकेज की दिशा में बढ़ने में थोड़ा समय लगा, और उसका वाजिब कारण, क्योंकि अब तक सारी दुनिया में घूमते हुए वे जिन तमाम तत्वों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किए हुए थे, विदेशी पूंजी के आधार पर भारत का कायाकल्प कर देंगे, $5 बिलियन की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार कर देंगे, उससे उनको मुक्त होना था, खुद को मुक्त होना था। और यदि जनता को बचाना है तो एक बात बिल्कुल साफ, सारे विशेषज्ञों ने भी कर दी थी कि आप अभी और कुछ मत सोचिए, अभी किसी भी प्रकार से आम लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के रास्तों को अपनाइए। डूबते हुए लघु, मझोले और तमाम उद्योगों को राहत दे करके, उनको किसी प्रकार की भी आर्थिक मदद दे करके, उनके जरिए भी आम जनता की ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी आशा, थोड़ा सा सुकून लाने की कोशिश कीजिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था जिस गति से डूब रही है, इसे रोक पाना असंभव होगा। तो अंत में जाके उन्होंने बहुत मजबूरी में एक नारा दिया, आत्मनिर्भरता का। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वैसे ही मोदी जी की मजबूरी का नाम है आत्मनिर्भरता। वे समझ रहे हैं, जो उनको डर सता रहा है कि यदि लाखों करोड़ रुपए के पैकेज की कोई घोषणा की जाती है तो इसके लिए उन्हें नोट छापने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और तमाम विशेषज्ञ भी इस बात को कह रहे थे कि अभी इस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने नोट छापा या नहीं छापा, किसी भी तरीके से आम लोगों के जीवन को बचाने की ज़रूरत है। तो लेकिन ये जानते हैं कि जब आप नोट छापने का रास्ता अपनाएंगे तो इससे जाहिर है कि सारी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि बिना भारत की करेंसी के प्रति, भारत में अर्थव्यवस्था के संचालन में एक प्रकार के स्वेच्छाचार को लेकर तमाम प्रकार की बातें होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन रेटिंग एजेंसीज के दरवाजे पर मोदी जी और उनके तमाम सलाहकार बैठे रहते हैं अपनी रेटिंग को किसी तरीके से सुधार कर रखने के लिए, ताकि विदेशी पूंजी के निवेश का रास्ता खुला रहे, उन सब की भौएं तन जाएगी। यह एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया इस प्रकार के नोट छापने के रास्ते से पैदा होगी। लेकिन आपके पास ये जब कोई और इलाज नहीं है तो आपको अभी के आपातकाल में यह करना ही होगा। यह भी बिल्कुल साफ था। तो मोदी जी ने इसको एक नया पैकेजिंग करके सामने रखा कि हम आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन रहे हैं। हम जानते हैं दुनिया के अमेरिका, यूरोप और यूरोप के देशों में भी यही रास्ता अपनाया गया है, लेकिन भारत निश्चित तौर पर अमेरिका और यूरोप नहीं है। वे अपने गड्ढे को खोद कर भरने की ताकत रखते हैं। वे वित्तीय पूंजी वाले देश हैं। सारी दुनिया में उनकी पूंजी लगी हुई है और वे सारी दुनिया के मुनाफे को बटोरने
के पूरे नेटवर्क का नियंत्रण करते हैं। किंतु भारत उस प्रकार का वित्तीय पूंजी वाला देश नहीं है। ऐसे में यदि भारत में आधुनिक उद्योग धंधों का विकास नहीं होता है तो और भी मुसीबत है। और ये आधुनिक बड़े बड़े उद्योग सब जानते हैं कि आज की दुनिया में बड़ी पूंजी की मांग करते हैं और बड़ी पूंजी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। उसके लिए विदेशी निवेश की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भरता के नाम पर आप अपने विकास का जो रास्ता नया अपना रहे हैं उस पर यदि बहुत सोच विचार के नहीं चला गया तो ये रास्ता अंततोगत्वा लघु और कुटीर उद्योग का रास्ता हो जाएगा। लघु और कुटीर उद्योग का रास्ते का मतलब होता है कि आप अपनी जनता को स्थायी तौर पर दरिद्र बनाए रखने का रास्ता। और इसीलिए जब श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर सारे श्रम कानूनों को समाप्त कर देने की तरफ जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? इससे जाहिर है कि आपके पास संगठित बड़े उद्योगों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विकास का कोई खाका ही नहीं है। श्रम कानूनों की समाप्ति का अर्थ होता है कि संगठित उद्योगों की समाप्ति। आधुनिक उद्योगों की समाप्ति। ये श्रम कानून और उद्योगों का एक परस्पर संबंध है। उत्पादन की आधुनिक व्यवस्था में मजदूर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। मजदूर का आधुनिकीकरण उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और जब मजदूर के जीवन में उसके अपने विकास की संभावनाएं समाप्त हो जाएगी, नहीं रहेगी, तो वो कुटीर उद्योग का मजदूर बन जाएगा। श्रम कानूनों को खत्म करने का मतलब ही है कि आप पूरी तरह से छोटे छोटे असंगठित उद्योगों के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं। और इसका मतलब है कि जो भी उपलब्धियां इतने तमाम सालों में हासिल की गई, जिनके जरिए भारत विकास के रास्ते पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले एक देशों के रूप में गिना जाने लगा था, आप उस चक्र को उलट दे रहे हैं, उलट देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा दुष्चक्र है कि कहने के लिए तो गांधी जी का देश आप कह सकते हैं कि हम यहाँ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे, लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगे और कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी गुलामों की तरह की होगी। तो वो अंततोगत्वा आपकी आबादी के स्वरूप को क्या स्वरूप देगी? ये संभव है कि उससे न शिक्षा की जरूरत पैदा होगी, शिक्षा पे खर्च करने की आपको कम से कम जरूरत रहेगी। लोग शहरों में नहीं आएंगे तो शहरों में स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने की भी कम से कम जरूरत होगी। लेकिन वह आदमी के जीवन के विकास की, उसके स्वच्छंदता के विकास की का रास्ता नहीं है।
वह पश्चिमगामी रास्ता है, पीछे की ओर जाने का रास्ता। मोदी जी ने अपने भाषण में 4 चीज़ों पर बल दिया: लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। जब बड़े उद्योगों की संभावना कम होगी, उस वक्त लैंड को लेकर के जो इनकी जो सारी योजनाएं हैं, उससे जाहिर है कि खाली जमीन की लूट होगी। बड़े बड़े पूंजीपति उद्योग धंधों में पूंजी लगाने के बजाय वो बड़े बड़े जमींदारों के रूप में अपने को विकसित करेंगे। श्रमिकों की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी के समय में तात्कालिक तौर पर मुमकिन है कि उनके जीवन की रक्षा के लिए उन तक कुछ रुपए पहुंच भी जाए, लेकिन जिस प्रकार के नए परिवेश में उन्हें काम में वापस लगाने की जो योजनाएं बनाई जा रही है, वे श्रमिकों के पक्ष में कतई नहीं है। तो लेबर पर बल देने का क्या तात्पर्य है? सिर्फ जो आज करोड़ों लोग काम से निकल गए हैं, आप क्या समझते हैं कि कुटीर और लघु उद्योगों और बिना बड़े व्यापक पैमाने पर औद्योगिक विकास के उनको कामों पर लगा सकेंगे? यह एक भ्रम है। ये तमाम प्रकार के आर्थिक विकास के प्रतिक्रियावादी सोच के साथ जुड़ा हुआ भ्रम है। उसी प्रकार जो लिक्विडिटी की जो बात हो रही है, कल तक यही मोदी जी सारे बाजार से लिक्विडिटी को कम करने की बात किया करते थे। नोटबंदी के पीछे एक उद्देश्य वह भी था, लेकिन अब जो है, और ये मजबूरी वश भी है, कि जो बच्चे कुछ जो उद्योग धंधे जो छोटे छोटे कारोबार चल रहे हैं, उनको बचाने के लिए भी, क्योंकि आपने जिस प्रकार की परिस्थितियों में उन्हें फेंक दिया है पिछले 2 महीने के लॉकडाउन के जरिए, आपको कुछ लिक्विडिटी बाजार में छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि आपके तथाकथित आत्मनिर्भर भारत में सस्ते मालों के उत्पादन के जरिए आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार लेंगे, तो आप समझते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। लिक्विडिटी नकदी की लूट का एक और जरिया बन सकती है। इसीलिए स्पष्ट सोच के अभाव के कारण यह काम जो है पहले भी किया जा सकता था, शुरू से किया जाना चाहिए था, कि किसी भी प्रकार से लोगों को अपने घरों पर ना जाना पड़े, और जाए तो इतने आराम से जाए कि किसी के मन में शहरों के प्रति एक विरक्ति का भाव न हो। जिस अपमान के साथ हमने अपनी श्रम शक्ति को शहरों से, औद्योगिक क्षेत्रों से गांवों की ओर ढकेला है, उस अपमान बोध को के बाद क्या वह श्रम शक्ति फिर लौटना चाहेगी शहरों में? और वह भी ऐसी परिस्थिति में जब सब कानूनों में और प्रतिकूल उनके विरुद्ध व्यवस्थाएं कर दी गई है। हम नहीं समझते कि इस प्रकार से पश्चिमगामी नजरिए से कोई एक दूरगामी आर्थिक
पुनरुत्थान का कोई रास्ता तैयार हो सकता है। हम इस बात को स्वीकारते हुए भी कि भारत के किसानों, मजदूरों, आम लोगों को कुछ राहत देने की ज़रूरत है और इसके लिए किसी भी प्रकार से पैसे जुटाने होंगे, गड्ढे खोदने होंगे, लेकिन उसके नाम पर यदि आप ये समझते हैं कि इस परस्पर निर्भर वैश्विक काल में आप आत्म केंद्रित होकर अपना विकास कर लेंगे, तो यह एक और झूठा और थोथा नारा है। यह देश की उन्नति का रास्ता कभी नहीं बन सकता है। नमस्कार।